Dear student, welcome to our channel Physics the Knowledge of Nature. माइंड मैप सीरीज MST CET की इसमें नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें एक ही चैप्टर है एटम और न्यूक्लियाई को मिलाकर। नीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो दो चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। सो एनीवे ये दो चैप्टर का लगभग पोर्शन जो है एक जैसा है, कुछ एक टॉपिक नीट में नहीं है, ओके कुछ एक टॉपिक नीट में नहीं है, सीईटी में रहेंगे, बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। सो अब देखिए ये जो न्यूक्लियाई है, ओके जो हमने एज ए सेकेंड पार्ट बोला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने जो है जो माइंड मैप देख चुके हैं। अब ये जो माइंड मैप है, ओके अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है। तो न्यूक्लियस तो हमें पता है कि भाई जो है जो एटम होता है उसका जो मास है, ओके होल मास is concentrated on the center of the atom, okay, which is called as nucleus and which is having positive charge, okay उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज भी होता है, okay पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, तो वो जो है न्यूक्लियस। अब देखिए इस न्यूक्लियस में होता क्या है, okay उसके अंदर क्या कौन से पार्टिकल्स होते हैं। सो वी आर हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, इनको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स, ओके। सो न्यूक्लियॉन में क्या आएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे। अब देखिए अब ये तो कंपोजिशन, अब इसकी जो डिटेल हिस्ट्री अगर हम जो है जो रेगुलर क्लास है उसमें देख सकते हैं कि भाई जो है सबसे पहले जैसे जे थॉमसन ने बोला था कि भाई एटम के अंदर निगेटिव चार्ज भी होता है, एटम तो लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसके बाद जो है रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया कि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को क्या कहा गया प्रोटॉन कहा गया। इसके बाद जो है जैसे न्यूट्रॉन का जो कंसेप्ट आया है कि एक ही एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स, ओके मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन उनका मास जो था ओके वो अलग अलग था। तो अब मास कैसे बढ़ गया, ठीक है भाई न्यूक्लियस के अंदर खाली प्रोटॉन है तो मास सेम रहेगा लेकिन मास बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ न्यूट्रल जो है मैटर है, ओके न्यूट्रल मैटर है जिसको बाद में उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एनीवे ये जो है दोनों कंपोजिशन में आएंगे। अब देखिए जो एटम का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, एटम का मास क्या है बहुत कम। जैसे अब ये जो है अगर हमने हाइड्रोजन का अगर हमने एटम ले लिया सिंगल प्रोटॉन वाला जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो अब एक प्रोटॉन या उस एटम का अगर मास देखेंगे तो इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻27 kg, बहुत छोटी वैल्यू। सो ये जो kg है ये जो यूनिट है इट इज नॉट ओके इजीली यूजेबल, ओके ये जो है ना मतलब हमको जो यूज करने के लिए जो ना उतने आसानी नहीं होती है, तो इसके लिए क्या किया कि भाई ये बहुत बड़ी यूनिट हो जा रही है केजी जो है ना, हमको अगर एटम का मास या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मेजर करना है तो केजी बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये जो है इसके लिए क्या किए एक और यूनिट जो है यूज किए जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, ओके। अगर हमको ऐसा यूनिट यूज नहीं कर रहे उसकी जगह कुछ और यूनिट रेगुलरली यूज में आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे एंगल की यूनिट क्या होती है तो एसआई यूनिट रेडियन होती है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं अगर हमने एंगल की वैल्यू लिखी तो हम लिखते 30 डिग्री, हम लिखते 90 डिग्री, तो हम डिग्री यूज कर रहे हैं। सो दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। सो इसी तरह से हम जो है ये केजी में लिखने के बजाय एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको कहा जाता है एएमयू, ओके एएमयू। तो 1 एएमयू ओके एटॉमिक मास यूनिट, ओके एटॉमिक मास यूनिट, मास का सॉरी एटम का जो मास है उसको मेजर करने के लिए यूनिट है, ऐसे समझ ले आप, ठीक है। चले अब देखिए अब जो है पार्टिकल्स अब एटम के अंदर 3 हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 टाइप के हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनका मास कितना होता है। अच्छा ये एएमयू 1 एएमयू इज इक्वल टू ओके ये कितना होता है, सो दिस विल बी ओके इट इज 1/12 ऑफ mass of okay mass of C12 atom,
ओके 1 AMU क्या होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ओके जो C12 कार्बन 12 ये जो है ओके इसका जो मास होता है उसका 12th पार्ट इसको बोलते हैं हम 1 AMU। ठीक है चले अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ये हमने केजी में भी बता दिया और इनको हमने AMU में भी बता दिया। देखो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0.00055 AMU और यहाँ पे 1 ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी हमने केजी में भी लिखा है और AMU में भी लिखा है। ठीक है तो ये वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। ओके मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जिसमें इनके मास की जरूरत पड़े। ओके सो जस्ट यू शुड रिमेंबर दिस वन। चलिए अब देखिए इसके बाद जो है ना सबसे पहला पॉइंट जैसा अगर हमने कंपोजिशन देख लिया तो ये जो है ना साइज आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस तो साइज जनरली हम रेडियस से बताते हैं क्योंकि ये जो शेप रहेगा वो स्फेरिकल रहेगा तो हम जनरली क्या करते हैं इसके शेप से बताते हैं। तो अब ये जो रेडियस है ओके रेडियस जो रहेगा ओके सो दैट विल बी ओके दिस रेडियस ओके रेडियस तो इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ओके 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में रहेगा। ठीक है तो ये ऑर्डर बता दिया हमने। ठीक है ऑर्डर बता दिया तो ये फर्मी जो होती हैं उसके ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है तो रेडियस जो हमने किसी भी जो है न्यूक्लियस का यूज करेंगे। ओके जैसे ये हमने रेडियस लिखा r दैट इज इक्वल टू r0 इंटू a की पावर 1/3। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ये क्या है मास नंबर है। ओके इट इज मास नंबर। तो इसमें r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो है कांस्टेंट है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है चलो अब देखिए साइज देख लिया हमने अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ओके इसकी डेंसिटी की बात कर सो डेंसिटी यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लगा दो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके सो देखिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें ये क्लियर हो गया कि जो पूरा होल मास ऑफ द एटम होता है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर या न्यूक्लियस पे पूरा जो है मास आता है। तो पूरे जो एटम का मास है कंसंट्रेट कर रहा है न्यूक्लियस पे तो इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो देखिए जो डेंसिटी है ओके इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके सो डेंसिटी के लिए आप जो है ओके डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सो डेंसिटी विल बी यहां पे हम उसके लिए जो फिगर आएगा ओके डायरेक्टली डेंसिटी ओके किसी भी हम जो है अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे सो डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17। अब देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है। सो बहुत ही डेंस्ड होता है न्यूक्लियस। ठीक है सो इट इज हैविंग वेरी हाई डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब। सो इतनी डेंसिटी होती है। तो ये भी याद रखिए इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है कि अलग अलग एलिमेंट्स देकर पूछेगा कि भाई ये जो है ना डेंसिटी ओके कितनी होगी या बता के देगा। तो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट व्हाटएवर द न्यूक्लियस इट इज कांस्टेंट। इसको मेंशन कर दो इट इज कांस्टेंट इट इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे छोटे छोटे 3-4 चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा रेडियस डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एमसीक्यू बना के दे सकता है ओके न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इसमें ये आप कंसेप्टिव पॉइंट याद रख लो न्यूक्लियर डेंसिटी is independent of mass number। ओके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता इट्स ए कांस्टेंट। ओके यहां मैंने मेंशन कर दिया कांस्टेंट। ठीक है चलो अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़े कुछ पॉइंट्स हम जो है ना और देखते हैं। ओके
अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अब आगे जो जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट जो है सिलेबस है बोर्ड के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा कुछ नॉलेज हमको और भी होना चाहिए, या नीट के हिसाब से एक दो पॉइंट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हमको क्लियर होना चाहिए, तो एनसीईआरटी में इसको लिखा है, ठीक है। क्या है वो टर्म्स, तो मैं अभी लिखता हूं। चलो पहला टर्म है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। दूसरा टर्म आइसोबार्स। तीसरा टर्म आइसोटोन्स, ठीक है। अब देखिए ये जो आइसोटोप्स होते हैं, ओके, यहां पर ओके Z इज सेम, Z कैसा होता है, सेम, एंड A इज डिफरेंट, A क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, ओके, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, तो आप इसमें जो है ना जो है ये ले सकते हैं कि प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम। यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूं, चलो। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये प्रोटियम, इसके बाद दूसरा H12, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है H13, दैट इज ट्रिटियम। तो देखो ये जो है ना Z होता है, ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज वी आर हैविंग Z। तो देखो कोई भी ओके अगर आप न्यूक्लियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको सपोज X से लिख दिया, कोई भी एलिमेंट रहने दो, तो नीचे आप Z लिखते हैं, ऊपर A लिखते हैं। तो इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है, कोई इधर लिखता कोई इधर लिखता है, एक ही बात। ऊपर मास नंबर आएगा, नीचे एटॉमिक नंबर आएगा। तो ये देखिए सबका मास नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर सॉरी सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। टॉप का मतलब होता है प्लेस, आइसो मतलब सेम, सेम प्लेस पे। तो पीरियडिक टेबल में सेम प्लेस, तो पीरियडिक टेबल में प्लेस किसके हिसाब से है, तो Z के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट होता है आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है, ये Z डिफरेंट होता है और A जो है ना वो सेम होता है। A क्या होता है, सेम होता है। तो मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रिटियम है, ओके, एग्जांपल H13 एंड हीलियम 23। तो देखो ये जो है ना मास नंबर सेम आ गया, और ये जो है ना एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह आइसोटोन्स, ओके, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो हमने कभी कंपोजिशन जैसे, तो ये सारी चीजें तो आपको मालूम रहती है कि भाई प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास नंबर किसके बराबर होता है, सो A विल बी इक्वल टू ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू A माइनस Z। क्या होता है ये, A माइनस Z। तो ये जो है सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये सेम होते हैं, ओके। अब इसमें जो है ना ये अलग हो सकते हैं, कौन से, कि भाई A एंड Z, A इज डिफरेंट, Z इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके, ये डिफरेंट होते हैं। A और Z दोनों भी डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो है ना ये मर्क्यूरी Hg, ठीक है, मर्क्यूरी, या आप जो है ना चलो यहाँ पे AU ये 79, ओके 79, और ये जो है 197 इसका मास नंबर 197, इसके साथ में मर्क्यूरी ये 80 198। तो देख लो इनका डिफरेंस सेम आएगा, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम। सो ये जो है ना उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कुछ बेसिक चीजें साथ में आपको याद रहना चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटी में चाहे उतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस ना दे, लेकिन जो है नीट के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ओके। आपको आप चाहे तो जो फॉर्मूला बन सकता है, जैसे मैंने अभी बता दिया, आप डेंसिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वो सारे टर्म्स कांस्टेंट आ जाते हैं,
ओके, सारे टर्म कांस्टेंट आ जाते जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर कोई इसका फॉर्मूला जैसे लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा आपका। ओके, रो इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली फॉर्मूला जैसे लिखे। ओके, ओके, सो रो इज इक्वल टू 3m। ओके, 3m डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूरा जो सिंप्लीफिकेशन होके जो हो सकता है 3m डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 पाई r सॉरी क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, देखो ये ऐसा रहता है एक्चुअली, बस इसी से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, तो ये जो है आपको वॉल्यूम यहाँ r है, r को हम किससे रिप्लेस करेंगे? सो r अभी हमने जैसे लिखा था r इज इक्वल टू r0 इंटू a की पावर 1/3, ये यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, r रिप्लेस हो जाएगा r0 तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो आप ये यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं m अपॉन ये 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ये a की पावर क्या 1/3, उसका क्यूब मतलब a हो जाएगा। ओके, दिस विल बी, इस तरह से जो है ये आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आप जो है ये इस तरह जो है इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो एनीवे आप ये जो है ना इसको आप वर्कआउट कर ले जो भी। ओके, इसको आप जो है वर्कआउट कर लो। तो ये मास, अच्छा ये मास सिंपल एक समझो प्रोटॉन के हिसाब से ले लिया, तो मास इनटू ये नंबर लेना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? ए होगा। ये जो लिखा, कहाँ लिखा हमने? ए, ये वाला। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उसका नंबर कितना आ जाएगा? ए। अब देखिए अभी हमने मासेस लिखा था, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, तो हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियस ले लिया, तो ये ए। तो यहाँ पे देखो ये ए रहेगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट, चलो पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3m डिवाइड बाय 4 पाई r0 क्यूब। सो दिस विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, चलो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। अब आगे हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जिसमें जो है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस किया है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं। अभी हमने जो एएमयू वाला कंसेप्ट देखा था, ओके, तो यहाँ पे जो मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, चलो आप कॉपी कर लें इसको। ओके, चलो, सो यहाँ पे अब देखिए जो मास एनर्जी रिलेशन होता है, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस रिलेशन को बताया था। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने? ओके, के चलो मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने अपनी एक इक्वेशन, या आइंस्टाइन ने जो है अपने जो है रिलेशन बताया था, तो उसी के नाम से आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टाइन्स या इक्वेशन, ये चलो। अच्छा, एक पॉइंट जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हम जो है ना ये आइंस्टाइन की इक्वेशन, तो एक पॉइंट और ऐड करते चलते हैं। देखो सिंपली अब ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ओके, न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आप देखेंगे कि भाई न्यूक्लियर फोर्स, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें तो एक छोटा सा आपको ग्राफ भी दिया है। ठीक है, एक छोटा सा आपको ग्राफ भी जो है वो बताया है, तो आप वो ग्राफ जो है देख सकते हैं। और अगर हम सीईटी की या जैसे बोर्ड की बात करेंगे तो उसमें सिंपली खाली डेफिनेशन दिया है, ओके, कि जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होती है, ओके, जैसे यहाँ पे हमने ये न्यूक्लियस बता दिया, यहाँ पे सपोज ये प्रोटॉन्स है इस तरह से, और यहाँ पे आप ये देख लें कि भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी है। ठीक है, लेट वी आर हैविंग हियर न्यूट्रॉन्स आल्सो। ओके, चलिए इस तरह से न्यूट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी, तो इन सबको कॉमनली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स।
तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ओके, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। इसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फोर्स। तो अब देखिए ये जो है ना, न्यूक्लियॉन वाला वर्ड यूज किया है, तो न्यूक्लियस तो प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट होती है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट होती है। और ये कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जैसे कुछ पॉइंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है ना बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है। ओके, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट रेंज, शॉर्टेस्ट रेंज, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ना शॉर्टेस्ट रेंज। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, कितने डिस्टेंस तक? तो फ्यू फर्मी। ओके, इट इज एक्टिंग फॉर फ्यू फर्मी। ठीक है, अब देखिए इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतनी हो रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतनी हो रही है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले रहे उनके बीच में भी उतनी ही फोर्स एक्ट हो रही है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे इसके लिए मेंशन कर दिए। ठीक है, चले, तो अब देखिए ये जो फोर्स होती है ना बस कुछ ही डिस्टेंस तक। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है, ओके, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बदलता हूं। ओके, इट इज, यहाँ पे इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब यहाँ पे जैसे दो चार्जेस है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, थोड़ा ब्रॉड वे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रही है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो तो एक साथ है, इसका मतलब कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको अट्रैक्ट, मतलब जो है ना, जो है एक दूसरे के करीब ला रही है, दूर करने के बजाय। तो यहाँ पे चलो, अच्छा ये एक पॉइंट मिस हो, ये भी लिखो, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्शन वाली फोर्स स्ट्रॉन्गर है रिपल्शन से, तो ऑब्वियसली वो करीब रहेंगे, लेकिन ये फोर्स कहां तक रहेगी? जस्ट फॉर फ्यू फर्मी। अगर वो दो चार्जेस फ्यू फर्मी तक दूर हो गए तो फिर उनके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप इतना याद रख लें। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो आपको जो है ना, देखो चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू समझ लें, इनके बीच में जो है ना आपको ग्राफ बताया हुआ है। ओके, तो ये ग्राफ आप जो है ना याद रखें, एनसीईआरटी में दिया है तो आपको जो है ना वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है ना ये ऐसा ग्राफ बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह का, थोड़ा ये जो है ना ये ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ओके, यहां से अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट, ओके, तो ये जो है स्लोप निगेटिव। ओके, स्लोप निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी? फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, याद है किसी को? फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा आर। ओके, इस तरह से निगेटिव ऑफ द स्लोप। तो ये जो है ना यहाँ पे डेल्टा यू बाय डेल्टा आर, ये जो है यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगी? ये स्लोप खुद निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स किसको कहते हैं? रिपल्सिव, जो रिपल्सिव होती है। और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स,
बस आप इतना ये जो ग्राफ थोड़ा सा याद रख ले, कौन से हिस्से में अट्रैक्टिव आती है और कौन से हिस्से में रिपल्सिव फोर्स आती है। ओके, यहाँ पे स्लोप निगेटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव। फोर्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपने जो वर्क एनर्जी एंड पावर उसमें पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा आर। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हमने अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा देख लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स के बाद अब जो है आते हैं हम एक बहुत मतलब इसका जो मेन टॉपिक है दैट इज वी आर हैविंग ओके मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अच्छा सॉरी ये पॉइंट अभी बचा है ना। ओके, तो ये जो है आपने जो आइंस्टाइन का रिलेशन लिखा है, ओके आइंस्टाइन रिलेशन, तो क्या होता है ये आइंस्टाइन ने क्या बताया, एनर्जी ही मास है या मास ही एनर्जी है। तो अगर मास ही एनर्जी है तो अगर मास हमने 1 kg ले लिया तो इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी, तो उसने बताया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर होगी। ये जो मास है वो वैल्यू रख दो, अगर उस मास को c स्क्वायर, व्हाट इज द c, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, तो इससे आपको एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ तो बात कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिसको केजी के बजाय हम क्या कर रहे हैं एएमयू में मेजर कर रहे हैं। तो अगर हमने 1 एएमयू की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी, तो ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है, मास इतना एएमयू में आ जाएगा तो अब उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो अगर 1 एएमयू की आपको पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई 8 एएमयू की या n एएमयू की कितनी होगी। सो दिस विल बी एनर्जी फॉर 1 एएमयू, एनर्जी इक्विवेलेंट, सो दिस विल बी 931.5 MeV, इतनी एनर्जी आएगी। सो डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना ये MeV में हम जो है वैल्यू बता दें, इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। तो सारे कैलकुलेशन अब इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, तो इस हिसाब से 1 AMU के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे हमने लिख दिया 931.5 MeV। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए तो आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, ठीक है आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ओके, सो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। सो आप पहले कॉपी कर लो। ओके चलो अब देखिए बहुत छोटे छोटे ये पॉइंट्स थे, ये हो गए। अब सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए मास डिफेक्ट किसे कहते हैं, यहां पे हेडिंग लगा दिया हमने मास डिफेक्ट, एक एक से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको लिखा जाता है डेल्टा है। ठीक है, बाद में फिर हम बाइंडिंग एनर्जी भी देख लेंगे। देखिए अगर हमने यहाँ पे ये एक हमने न्यूक्लियाई ले लिया, सॉरी न्यूक्लियस ले लिया, इसके अंदर ये कई सारे ये जो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चलो ये मैं एक ही कलर से बना देता हूँ, ये न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो अगर हमने ये पूरे का मास मेजर किया, एक्चुअली हम एटम का मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको न्यूक्लियस का मास आ जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ओके उसके थ्रू अगर आप इस न्यूक्लियस का मास मेजर कर रहे हैं तो मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हो गया m। अगर हमने ओके मास ऑफ होल न्यूक्लियस, ओके अब यहां पे क्या होता है कि अगर इसको हमने सेपरेट किया, सेपरेट करना है तो न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको ये एनर्जी लगा दे दी हमने, एनर्जी दे के आपको तोड़ना करना तो ब्रेक करना पड़ेगा, क्या ऐसे फूट जाएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो ये तोड़ के ये आपने सबको ऐसे इंडिविजुअल सेपरेट कर दिया। अब ये हर एक का मास आपने मेजर किया, हर एक का। अब जो मेजर किया m डैश इज इक्वल टू ये एक एक का मास, मास सबके लिए कॉमन ले लीजिए m, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का अप्रोक्सीमेटली एक ही होता है, सो दैट इज वी आर हैविंग mp टाइम्स a। तो ये mp ले लिया, सब mp nm जो भी लेना है अप्रोक्सीमेटली ले लिया, तो इतना, इसको अगर हमने m डैश का नाम दे दिया, तो अब अगर हमने इनको मेजर किया तो इन दोनों में फर्क आ जाएगा, सो दैट इज वी आर हैविंग चेंज इन मास डेल्टा m, सो m डैश माइनस m। तो आप यहां क्या चेक करोगे कि m डैश इज ग्रेटर देन m,
क्या हो जाएगा, m डैश जो है m से बढ़ के आ जाएगा। सो व्हाट इज दैट इफेक्ट, ये फर्क क्यों आया, हमने तो इतने को ही मेजर किया था पहले भी, अब अलग अलग मेजर कर रहे तो बढ़ क्यों गया। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर वो थोड़ा थोड़ा जो है ना, जो है मेजर करने में जो है ना हमने कम ज्यादा ले लिया, ऐसे नहीं, हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फर्क आता है। तो क्यों फर्क आ रहा है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने जो बताया था कि मास ही एनर्जी है या एनर्जी ही मास है, ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सप्लाई की थी वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मास में, इसकी वजह से उसका मास बढ़ गया। आपने कुछ एनर्जी दी थी, वही एनर्जी मास में, तो एनर्जी कंजर्वेशन में मास को भी यूज किया गया। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन में मास को भी यूज किया गया। तो ये कंसेप्ट था, ओके, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने डिस्कस किया था। तो आई थिंक मास डिफेक्ट इज क्लियर। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो है ना, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इट इज सिंपल, ओके, एनर्जी इक्विवेलेंट टू, एनर्जी equivalent to, energy equivalent to mass defect, mass defect is called as binding energy, binding energy, ओके, ये सिंपली, तो यहाँ पे ये EB इज इक्वल टू ये डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, अभी हमने क्या लिखा था, अभी जो है कि भाई अगर हमको मास की इक्विवेलेंट एनर्जी लिखना है तो उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो देखो अगर हमने ये कोई न्यूक्लियस ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो अब इसका जो डेल्टा M का पूरा फॉर्मूला बनेगा, सो डेल्टा M इज इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा Z टाइम्स MP प्लस A माइनस Z, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हमने शॉर्ट में लिखा था, ठीक है, मैं अब यहाँ एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, ओके, चलो इसको छोड़ो, ये जो है ना m डैश, ठीक है, m डैश क्या है, इंडिविजुअल टोटल मास, टोटल मास, ओके, आफ्टर एडिंग इंडिविजुअली, ओके, इंडिविजुअली हर एक का एक एक का मास मेजर करके ऐड किया, तो ये जो है ना m डैश हो गया, ये क्या हो गया, m डैश हो गया, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस इज वी आर हैविंग m डैश, ये क्या है m डैश माइनस, अब यहाँ पे m, तो m क्या है, वो डायरेक्ट मेजर किया हुआ है, ये जो है डायरेक्ट मेजर, तो आप इसको भी याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये जो बाइंडिंग एनर्जी है पूरे न्यूक्लियस की आ रही है, तो ये जो है ना, हम जितना इसको एनर्जी ज्यादा लग रही है तोड़ने के लिए, इसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबल है, मजबूत है उतना, कम एनर्जी से टूट गया तो वो तो भाई मतलब कम स्टेबल है बोलेंगे। तो अगर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, ओके, तो हम बोलते हैं कि उतना स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, खाली बाइंडिंग एनर्जी नहीं, ये हर एक के हिसाब से देखना है। सो यहाँ पे एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ओके, इसके बजाय अब यहाँ पे मॉडिफाई जो कर रहे हैं, ओके, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, कि जितना ज्यादा हम ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी देंगे, ओके, जितना ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो हम अगर ये समझ रहे हैं कि उतना ज्यादा स्टेबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं, बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन के हिसाब से, ओके, यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज measure of stability of nucleus, ओके, एक न्यूक्लियन को, ओके, इसमें जो न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन के लिए कितनी एनर्जी आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पूरी देखे नहीं, जैसे बहुत सिंपल जनरली एग्जांपल दिया जाता है, ओके,
कि भाई 2 बच्चों को हमने जो है पैसे दे दिए, कितने दे दिए, तो 500 रुपए दे दिए, ठीक है, तो दोनों में कितने आ गए, 250 250, ठीक है ना। और अगर इसके जगह 5 बच्चे थे तो हमने 1000 रुपए दे दिए, तो अब आप टोटल अगर वैल्यू देखेंगे तो वो 1000 ज्यादा दिखेगी, बट पर हेड अगर देखेंगे तो कम हो गया। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है, टोटल को नहीं देखना है, पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को कितनी आएगी, ओके, एक न्यूक्लियन को कितनी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी के लिए यही कंसेप्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, ओके, सिंपली बाइंडिंग एनर्जी नॉट द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। चलो, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आप आगे जो है ना आप कर्व देखेंगे, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस, ओके, जो मास नंबर कर्व है, तो वो जो फिगर रहेगी, ओके, मैं रफली थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। चलिए पहले पॉज करके कॉपी कर लो आप, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व होती है, ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो दिस इज इक्वल टू EB बाय ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो आप जो है ना ये इस तरह से ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा ये ऐसे होते होते ये ऐसे होते हुए ये यहाँ पे जो है ना एकदम ये मैक्सिमम होगा, फिर ये जो है ना ये यहाँ जो है ना थोड़ा ये ऐसे बढ़ते 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 ये ऐसा कम होते चले जाएगा, ठीक है। ये जो है ना बाद में यहाँ से जो है ना ये ऐसे कम होते 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 ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने रफली ड्रॉ कर दिया, तो आप सिंपली याद रखो इसके 3 हिस्से होते हैं। ये जो है ना ये A इज ओके रेंज 30, ओके, A इज इक्वल टू 30 सपोज, और यहाँ पे आप जो है ना दूसरी रेंज हम लगा देंगे, ओके, A इज इक्वल टू ओके 170, क्या लगा देंगे, A इज इक्वल टू 170। तो ये जो रेंज है, ओके, यहाँ पे A लेस देन 30 है और यहाँ पे A ग्रेटर देन 170 है। ऐसे एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, तो इनको बोला जाता है लाइट न्यूक्लियाई और इनको बोला जाता है हेवी न्यूक्लियाई, ओके, हेवी न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो रहते हैं, ओके, ये दोनों भी कैसे रहते हैं, अनस्टेबल, और ये भी कैसे रहते हैं, अनस्टेबल। और ये वाले आपको पता है कि ये रेंज में जो होते हैं, दिस इज वी आर हैविंग स्टेबल, ओके, स्टेबल वन, ओके। सो यहाँ पर हमने ये 2 रेंजेस हमने देखे कि भी लेस देन 30। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस ग्राफ को अगर देखेंगे, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ती चली जाती है। तो इनिशियल रेंज में कम रहती है, आगे चल के देखो ये कुछ एक रेंज है जहां पे ये जो है ना कांस्टेंट रहती है, लगभग इस रेंज तक जो है ना ये कांस्टेंट रहती है। इसके बाद जो है ना फिर से ये 170 के आगे जो है ना ये और डिक्रीज होते चले जाती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इस रेंज में लगभग जो है ना 8 MeV के जो है आसपास रहती है, और सबसे ज्यादा जो है आपको जो मिलेगी, ओके, दैट इज वी आर हैविंग 8.75, ये जो है ना 8.75, यहाँ पे कहीं पे आप जो है ना ये इसको ऐसे बता सकते हैं मैक्सिमम। तो ये किसके लिए होती है, तो फीरस के लिए। तो मैक्सिमम जो होती है 8.75 MeV फीरस के लिए जो है ये आती है, सबसे ज्यादा जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो जिनका जो है मास नंबर कम है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इन्हों क्या करते हैं कि भाई मर्ज होकर, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूज होकर, वो क्या करेंगे, अपना मास नंबर बढ़ा के ये रेंज में जाने की कोशिश करेंगे, जिसका रेंज, ओके, ये जो A इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 170, इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे। तो इनको अपना मास नंबर बढ़ाना है तो जुड़ना पड़ेगा, तो फ्यूज होके इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये जो हैवी न्यूक्लियाई है, इनका मास नंबर ज्यादा है, तो इसमें से क्या होता है कि अलग होते टुकड़े, उसको बोलते हैं फ्यूजन होना। सो न्यूक्लियर फ्यूजन से ये जो है ना अपना मास नंबर कम करके इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, इस रेंज में आगे तो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो है बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन ग्राफ जो बताता है वो मैंने आपसे बोल दिया। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है,
अगर वो लाइट न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 30 से कम है, वो फ्यूजन होकर इस रेंज में आते स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और जिनका मास नंबर ज्यादा है तो वो फ्यूजन करके इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जो खुद से जो है फिजन होता है, ओके, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ओके, स्पॉन्टेनियस या जो है खुद से जो फिजन हो जाएगा, ठीक है। चलो आप जो है पॉज करके कॉपी कर लें, ओके। चलो अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिविटी। वो क्या है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है डीके करके जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ओके, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको 3 टाइप के डीके हैं। फर्स्ट वन अल्फा डीके। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस होगा उसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो जो है डीके हो जाएगा मगर निकल जाएगा, ओके। और इसका मास नंबर कम होते चला जाएगा, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में अगर हम लिखेंगे, ये अगर हमने लिख दिया कि भाई ये x, यहाँ पे लिखा z और ये a, तो ये पैरेंट न्यूक्लियाई, तो इसमें से ये जो है ना ये z-2 और ये हो जाएगा a-4, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ये He24 और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर दूसरा अगर हम देखते हैं, सो दैट इज वी आर हैविंग ओके बीटा पार्टिकल। सो बीटा डीके, तो बीटा में दो तरह का है, बीटा माइनस डीके जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का डीके होना, और दूसरा होता है बीटा प्लस डीके जिसको हम पॉजिट्रॉन कहेंगे, पॉजिट्रॉन का डीके होना। तो दूसरा जो रहेगा ओके दैट इज वी आर हैविंग ओके बीटा डीके, बीटा डीके, तो बीटा माइनस डीके, ओके, बीटा माइनस डीके। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, या ऐसा भी याद रख सकते हैं, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन, ओके, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। तो आप यहाँ पे सिंपली ये ऐसे लिख देंगे x, ओके, फिर से ये z, ये a, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है ना जो डीके हो रहा है वो प्रोटॉन का हो रहा है, एक चार्ज कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये z+1 ये a, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, e-1 ये 0 प्लस कुछ एनर्जी जो है ये रिलीज हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे सॉरी इसके साथ में ओके ये जो है ना एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसको हम जो है ना एंटी न्यूट्रिनो, ओके, ऐसे न्यू बार लिखते हैं। तो ये बार मतलब एंटी पार्टिकल को बताता है, इधर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन तो ये इधर एंटी पार्टिकल आएगा, याद रखें। इसी तरह से दूसरा जो है ना बीटा प्लस डीके, तो इसमें क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, फिर से ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉजिट्रॉन तो ये z-1a प्लस e+1 ये 0 प्लस यहाँ पे ये एंटी पार्टिकल है तो ये पार्टिकल रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग न्यूट्रिनो, ये है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। चलो तो ये जो है इस तरह से आपको इसकी इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद जो दूसरा थर्ड जो डीके रहेगा दैट इज गैमा डीके, बहुत ही सिंपल सा है। गैमा मतलब वो फोटोन है, ओके। तो ये दोनों डीके होने के बाद भी अगर एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, तो फोटोन रिलीज होता है, ओके, जिसको हम गैमा डीके कहते हैं। तीसरा डीके दैट इज वी आर हैविंग गैमा डीके, ओके, गैमा डीके। तो आप यहाँ पे इसको जो है ना ये इस तरह से बता सकते हैं, दैट इज गैमा। तो इसमें क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि भाई कोबाल्ट का। सो कोबाल्ट जो है पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज वी आर हैविंग कोबाल्ट। सो कोबाल्ट यहाँ पे पहले जो है ना इलेक्ट्रॉन ओके बीटा माइनस डीके कर रहा है, ओके, उसके बाद 27 या 60 तो यहाँ पे ये निकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन का डीके करके निकल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वी आर हैविंग 2860 प्लस ये e-1 0 और फिर यहाँ से ये जो है ना ये फोटोन,
ओके, दिस इज वी आर हैविंग फोटॉन। इस तरह से गामा डीके जो है रहेगा। ओके, तो ये जो है हमको इस तरह से ये तीनों टाइप के डीके हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। चल अब देखिए इसके बाद जो है ना, जैसे ये जो है जो नीट का सिलेबस उसमें इतना ही है, रेडियो एक्टिविटी की कोई और डिटेल नहीं है। लेकिन अगर हम अगर हम बोर्ड के सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें आपको जो है ना ये जो रेडियो एक्टिविटी लॉ है वो डिस्कस किया गया। तो सिंपली आपको जो है ना, जैसे जो लॉ क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डीके कर रहे हैं, अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ डीके एट द इनिशियल। मतलब एकदम स्टार्ट में कितना काउंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जो है न्यूक्लियाई डीके कर रहे हैं। सो दैट इज द लॉ। ओके, तो आप इसको डायरेक्टली जैसे लिख सकते हैं, ओके, रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो यहां पे रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या कहता है कि भाई जो इनिशियल काउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीके जो हो रहे हैं न्यूक्लियाई उनका नंबर उस पर डिपेंड करता है, कितने न्यूक्लियाई जो है डीके हो रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल काउंट ऑफ द न्यूक्लियाई। सो दैट इज सिंपली द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे इसको अगर हम मैथमेटिकली सिर्फ फॉर्मूले में लिख ले, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लेमडा टी। ओके, माइनस लेमडा टी। तो ये जो है लेमडा क्या है, तो डीके कांस्टेंट है। ये क्या है, किसी भी टाइम पर कितने जो है अभी न्यूक्लियाई बाकी है, ये इनिशियल काउंट है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें, डीके रेट क्या आता है, ओके, डीके रेट या एक्टिविटी रेट भी कहते हैं, डीके रेट। तो इसको आर लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं, एक्टिविटी भी हम लिखते हैं तो इसलिए उसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये जो है डीके रेट जो है, ओके, इज सिंपली ओके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब कितने न्यूक्लियाई डीके हो जा रहे हैं या डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इस रेट को क्या कहते हैं, डीके रेट। रेट का मतलब सिंपली टाइम रेट होता है। तो यहाँ पे ये जो आर लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू माइनस। ओके, अब माइनस क्यों, तो वो कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं dn by dt, ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके, इन द सैंपल। तो वो जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हमने, कितने चेंज हो रहे हैं। ओके, सो दैट इज वी आर हैविंग डीके रेट, ठीक है। और यही आर आगे चल के अगर हम वर्कआउट करेंगे तो लेमडा एन भी एक और फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं सीईटी के लिए, नीट के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है, नीट के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ जो है ना इसकी जो यूनिट है, ओके, तो 1 डीके पर सेकेंड। ओके, जनरल यूनिट क्या है, जैसे हम जो लिखते हैं, सो एसआई यूनिट 1 डीके पर सेकेंड, इसी को जो है ना 1 बैकरेल, ओके, क्या है, बैकरेल एक यूनिट है। इसी के साथ क्यूरी भी जो है इसकी यूनिट है। तो आप इसको याद रखें, डीके रेट के लिए क्या यूनिट है, तो डीके पर सेकेंड या बैकरेल या फिर क्यूरी, ये जो है ना इसके यूनिट्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, ओके, चलो पहले कॉपी कर लो आप,